नमस्ते। आज देश की पुरानी संसद का आखिरी सत्र आयोजित हुआ और आज देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही भावुक और इतिहास को याद करने वाला भाषण दिया। वो याद कर रहे थे इतिहास को। फैज अहमद फैज का एक शेर है कि कर रहा था गमे जमाने का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। जी, देश के प्रधानमंत्री और उनके लोग जिस देश में चुनावी रैलियों में घूम घूम कर बिना किसी लाग लपेट के साफ कहते रहे कि 70 साल में इस देश में क्या हुआ। 70 साल में इस देश में कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नया काम नहीं हुआ। और उनके लोग तो दो चार कदम और आगे बढ़ करके जो ये कहते रहे कि देश आजाद ही 2014 में हुआ। आज उनके मुखिया, उनके बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के 70 साल 75 साल के इतिहास को याद कर रहे थे और गौरव मना रहे थे। आज एक नए नरेंद्र मोदी को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज के नरेंद्र मोदी अपने भाषण की शुरुआत में कहते हैं कि ये संसद भवन की पुरानी इमारत भले ही विदेशी ताकतों ने बनाई हो, मगर इसमें पसीना, परिश्रम और पैसा इस देश के नागरिकों का है। वो कह रहे थे कि स्वर्णिम यात्रा हमारी है, साझी स्मृति, साझी विरासत, साझा गौरव। क्यों याद किया नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को? कैसे याद किया जवाहरलाल नेहरू को? क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? देश के प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए क्या बोले और उसका प्रतिक्रिया उस समय के लोगों की कैसी हुई? आज के वीडियो में इसका एक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इस बात को ये देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने आज के भाषण की शुरुआत में बहुत भावुक होकर के, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अच्छा इंसान जिसका दिल कितना बड़ा है, कितना प्यारा इंसान है, वो अपने देश के इतिहास को याद कर रहा है। और वही वो व्यक्ति है जो इस देश की रैलियों में कहा करता रहा 70 साल में इस देश में कुछ भी नहीं हुआ, हमने 9 साल में बहुत कुछ किया है। अब देखिए वो कैसे याद कर रहे हैं। जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी तक कर दी थी कि यह देश एक नहीं रहेगा, इसका लोकतंत्र चलेगा नहीं, कामयाब नहीं होगा, बिखर जाएगा। मगर इस देश के लोगों ने अपने जमहूरियत को और अपने मुल्क को एक रखा। इस बात पर पूरे देश को नाज होना चाहिए। तो बताइए ना नरेंद्र मोदी जी, ये 70 साल में हुआ या 9 साल में? प्रधानमंत्री आगे बोलते हैं कि अब इस देश में लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। बताइए ना मोदी जी, ये 9 साल में बढ़ा या 70 साल में? आगे नरेंद्र मोदी जी भगत सिंह को याद करते हैं कि यह वही इमारत है जिसमें भगत सिंह ने विदेशी ताकतों को भगाने के लिए बम विस्फोट करके अपने साथियों के साथ एक पैगाम दिया कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत, इस देश के लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। भगत सिंह को याद कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उस भगत सिंह को जो फांसी पर चढ़ गए। वो शेर एक बहुत मौजू है, आप भी सुनिए कि उनकी ये जिद कि नया तर्जे जफा क्या है, मेरा ये शौक कि देखें सितम की इंतहा क्या है। भगत सिंह के बारे में ये शेर भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज में दर्ज है। चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्तों को, मां से कहते हैं रोना नहीं, वरना लोग कम कहेंगे कि भगत सिंह की मां डर गई। पिता से नाराज होते हैं कि आपने क्यों मेरे रिहाई की पैरवी की। वो भगत सिंह अपने आखिरी खत में लिखते हैं कि जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर गुलामों वाली जिंदगी नहीं। मेरे मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा और आने वाले वक्त में माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगी।
उस भगत सिंह को इस देश के प्रधानमंत्री आज पुरानी संसद में याद करते हैं, जो अपने दिल में सावरकर को रखते हैं, जो अपना नायक सावरकर को मानते हैं। उस सावरकर को जिसने काला पानी की सजा माफ कराने के लिए माफीनामे लिखे और अंग्रेजों की पेंशन पर गुजारा किया। उस आरएसएस के लोग जो 1942 के आंदोलन का विरोध करते हैं, जिनका कोई भी व्यक्ति इस देश की आजादी में कुर्बान नहीं हुआ, आज उसी विचारधारा के अगुआ देश के प्रधानमंत्री भगत सिंह को याद करके इस देश की जमहूरियत की मजबूती को पूरे देशवासियों का सम्मान बताकर बधाई दे रहे थे। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी जी जब इन दोनों को आप एक साथ साधते हैं? आपने G20 के लिए पूरे देश को बधाई दी और बधाई है, मगर उस देश में जब G20 के सभी लोगों को किसी एक शख्स को दिखाने उसकी याद से जुड़ी हुई चीज पर ले जाना पड़ा, तो आपको इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी याद आए और राजघाट आप गए और आप गांधी को याद करते हैं और गोडसे के मानने वालों को बिना दिल से माफ किए उसी संसद में अपने पीछे वाली कुर्सी पर बिठाए हुए हैं। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी जी जब आप इन दोनों को साधना चाहते हैं? आपके लोग गोडसे को अपना आइकॉन मानते हैं और आप गांधी को दिखाने ले जाते हैं और अपने आखिरी भाषण में गांधी को याद करते हैं। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी जी? जिस नेहरू का अपमान करने में आपके लोग पीछे नहीं हटते, उस नेहरू को आपने याद किया। आपने कहा कि जब तक इस मुल्क का इतिहास रहेगा, इस मुल्क के इस संसद की चार दीवारी के भीतर जवाहरलाल नेहरू का वो द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट भाषण एक इतिहास बनकर याद रहेगा। कैसा लगा नरेंद्र मोदी जी जब आप नेहरू की तारीफ कर रहे थे? कैसा लगा जब आपने ये बोला कि पहली कैबिनेट में एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनको लेकर नेहरू चल रहे थे? कैसा लगा नरेंद्र मोदी जी? थोड़ा दिल बड़ा करिए, देश अपने आप बड़ा है, वो समझ में आपको आ जाएगा। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया प्रधानमंत्री जी, और आपने तीन चीजें गिनाई। आपने कहा कि फैक्ट्री कानून कैसा होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, वाटर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये नीतियां बनाकर भारत में सामाजिक न्याय की बात की, वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात की। और आपकी पॉलिसी, आपके 9 साल में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने के नियम बनाए गए। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी जी? आप सावरकर को भी मानते हैं, गोलवलकर को भी मानते हैं और सदन में खड़े होकर अंबेडकर को याद करते हैं और विचारों में, पॉलिसी में अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने की बात करते हैं, और उनके लोग जो आपके संविधान बदलने की बात करते हैं उन पर आप कुछ नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी। आज एक अलग नरेंद्र मोदी जी नजर आए। आज नरेंद्र मोदी जी ये कहते हुए नजर आए कि संसद भवन में जितने भी प्रधानमंत्री आए हम उन्हें याद करते हैं, मगर उन्होंने याद करने में कुछ कोताही बरती। आपको राम मनोहर लोहिया को भी याद करना था। एक ऐसा लोकतंत्र, उसी जगह थोड़ा और पीछे जाइए ना, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, उसी संसद में खड़े होकर एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू बैठे हुआ करते थे, एक तरफ हिंदू बनकर के जो अपने मन में एक सॉफ्ट हिंदू रखने वाले राजेंद्र प्रसाद भी बैठे हुए थे, तो एक तरफ आदिवासियों की बुलंद आवाज जयपाल सिंह मुंडा बैठे हुए थे। उस संसद भवन का इतिहास इमारत से नहीं बना नरेंद्र मोदी जी, उस इमारत में हुई बहसों से बना है। ये लोकतंत्र मजबूत तब हुआ जब मजबूत इमारत थी, कतई नहीं, मजबूत बहसें थीं। जब सदन में एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा हुआ करते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंडित नेहरू की आलोचना करते हुए कहते थे कि गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री यहां बैठा हुआ है। गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री गरीब देश का 25,000 रुपए अपने ऊपर रोज खर्च करता है, और उसी सदन में 10 लाख सूट पहनने वाले आप ही तो हैं प्रधानमंत्री जी। आपके हवाई जहाज की कीमत कितनी है? आपके विज्ञापन पर कितना खर्च होता है? आपकी गाड़ी कितने की है? आपके बाकी लोगों का वेतन भत्ता कितने का है? हाँ, कुछ काम आपने अच्छा किया नरेंद्र मोदी जी, जो सब्सिडाइज खाना वाना मिलता था उसको कम कर दिया, लेकिन पुरानी पेंशन बंद करने वाले आपके नेता
अटल बिहारी वाजपेयी, और आप कहते हैं पेंशन तो उनको मिल रही है, नेताओं को। आपको कैसा लगा नरेंद्र मोदी जी, जब आप वहां खड़े होकर के संसद के संविधान की बात करते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी सच सच बताइएगा और सोचिए दर्शकों, संविधान को बदलने की बात कौन कर रहा है? वो सारे लोग भाजपा के समर्थक हैं। जितने लोग संविधान बदलने की बात करते हैं सारे भाजपा के समर्थक हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र का पाठ पढ़ा करके आज जो है पूरे देश को एक पैगाम दिया, और संविधान बदलने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं की। आपने माथा टेका था इस सदन की दहलीज पर और कहा कि चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी जी, ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू था, और आपके लोग उसी संविधान को बदलना चाहते हैं। एक बात बताइएगा नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान बदल गया तो अगली बार कोई जूता बनाने वाला, कोई दूध बेचने वाला, कोई खेत में काम करने वाला, कोई पत्थर तोड़ने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन पाएगा? क्योंकि संविधान बदल रहे हैं आपके लोग। इस पर विचार करिए नरेंद्र मोदी जी। आज आप बहुत अच्छे लगे नरेंद्र मोदी जी जब आपने सभी प्रधानमंत्रियों को याद किया, चौधरी चरण सिंह को याद किया, आपने माली कर्मचारियों को याद किया, कुक को याद किया, खाना बनाने वालों को याद किया। लगा कि हाँ, कोई एक अच्छा मनुष्य है जो सबको याद कर रहा है। और आपने कहा कि यह संसद भवन इमारत से नहीं बनती, यहां के लोगों ने मिलकर एक अच्छा भारत बनाया है। तो एक बात बताइए नरेंद्र मोदी जी, ये देश भी तो ऐसा ही एक इमारत और संसद भवन की तरह है, और यहाँ का भी एक एक नागरिक इस देश को बनाया है। फिर मणिपुर पर आप क्यों नहीं बहस होने दिए? किसानों के मुद्दे पर क्यों जबरदस्ती कानून पास कर दिए? नई शिक्षा नीति को बिना बहस के उसी संसद भवन से क्यों पास कर दिए? और आज भी इस देश की शिक्षा नीति बदल गई है, मगर उस पर संसद में बहस नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी, इससे संविधान मजबूत हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? विपक्ष के लोग जब धरना प्रदर्शन उसी संसद में करते थे, उनको चेहरे न आ जाए कैमरे पर तो कैमरे बदल दिए जाते थे। ऐसा क्यों होता है? माइक बंद होता रहा। यह कौन सा इतिहास है? नरेंद्र मोदी जी, आज आपने संसद के इतिहास को याद करते हुए जब उस पर हुए हमले में शहीद हुए सैनिकों को याद किया, हमारा दिल खुश हुआ। मगर नरेंद्र मोदी जी, एक बात का जवाब आप दें कि जब इसी संसद भवन में बैठ करके आपके लोगों ने गलत नियम पास किए जिसको आपको वापस लेना पड़ा, तो आपको कैसा लगा नरेंद्र मोदी जी? एक बार सोच कर बताइए। आपने सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के लोगों को याद किया कि कितने लोग सांसद विधायक बन गए, लेकिन एक बात बताइए, सोचिए, विचार करिए कि आपके लोग आज संसद में हूटिंग करते हैं और एक धार्मिक नारा लगाते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी ने आज याद किया कि नोटों के बंडल इसी संसद में रख दिए गए थे। नोटों के बंडल क्या? सांसद खरीदने बेचने के लिए। और आपने याद किया कि इस दिन से भी, आपातकाल से भी ये देश निकल आया और एक अच्छा खूबसूरत देश बना। जब आप ये याद कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो आपको मध्य प्रदेश की याद आ रही थी, महाराष्ट्र को याद कर रहे थे, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, कई राज्यों को आपने याद किया कि नहीं, जहां आपके लोगों ने सांसद विधायक खरीदे? राजस्थान में ये ऑपरेशन लोटस क्या है नरेंद्र मोदी जी? अगर वो गड्डियां जो संसद पर रख दी गई, वो तो ईमानदार कोई सांसद था, और जो खरीदने बेचने की बात ले जाकर दुनिया को बता दिया। आजकल तो लोग बताते नहीं, पार्टी तोड़ देते हैं। जिसको वोट दिया उससे छोड़ करके आपके यहां शामिल हो गए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्या नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी, ये आपके यहाँ आपके लोग जब लोकतंत्र में ईडी सीबीआई बनाई है लोकतंत्र की मजबूती के लिए, तो जहां जहां चुनाव होता है जो नहीं खरीदा बेचा गया, उसके यहाँ जो ईडी सीबीआई चली जाती है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्या? आज आप 75 साल के देश की आजादी और देश के तरक्की का गुणगान गा रहे थे कि ये साझा विरासत है, हमने साझापन से यहां तक का सफर तय किया है। हम एक एक सभापति को याद कर रहे हैं, हम एक एक राष्ट्रपति को याद कर रहे हैं, हम एक एक प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं, हम एक एक कर्मचारी, माली और कुक को याद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी,
तो आपके लोग जब इस देश में इस साझेपन के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आप खामोश क्यों रहते हैं? बाहर आप भाषण दे लिए, आप कल को आप नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे चुनावी रैलियों में, तो क्या आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे? आप उन एंकरों को इंटरव्यू नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी जिनकी चैनल की 100 में से 90 डिबेट हिंदू मुसलमान की होती है, 95 90 से 95% वो केवल सांप्रदायिक बात करते हैं और आपकी पार्टी का प्रचार करते हैं। ये 75 साल में अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है क्या नरेंद्र मोदी जी? आज आपने कहा कि 1975 के आपातकाल से देश लड़ा और आगे निकल गया, और जो उन्होंने आपातकाल लगाया उसे शिकस्त दे दी। नरेंद्र मोदी जी, आपको क्या इस बात का डर नहीं लगता, या इस पर अब लोकतंत्र पे आपको भरोसा नहीं है कि ऐसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और लोकतंत्र की हत्या और आपातकाल से भी ये देश लड़ के आगे निकल जाएगा? और आप इतने डर गए कि आप नाम बदलने चले गए। नरेंद्र मोदी जी, साझापन उस नाम में भी है। इंडिका, इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडिजीनियस से जुड़ा हुआ इंडिया। और आज आप ग्लोबल धरती की बात करके नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करके एक नाम को विदेशी बता करके हटा रहे हैं। क्यों नरेंद्र मोदी जी? आज आप दिल से बहुत बड़े नजर आ रहे थे। आप नेहरू को कितना शानदार तरीके से याद कर रहे थे, मगर आपका दिल इतना छोटा। गांधी को गोली मारने, गाली देने वालों पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके लोग एक देश, एक चुनाव, एक नेता, एक पार्टी, एक विचार, एक रंग को मानने वाली बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? या ये जो साझापन से 75 साल में भारत विकसित हुआ, ये और विकसित हो जाएगा जब एक ही धर्म के लोग बचेंगे, बाकी धर्म वालों को गाली दी जाएगी दिन रात। एक ही जाति के लोग बचेंगे, उन्हीं को सारा 340 लेटरल एंट्री में जितने लोग बनेंगे सारे उसी जाति और वर्ण के लोग होंगे। इससे देश मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी? आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, इससे देश मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी? आज आपने भारत की तस्वीर बनाई है और इस देश के हर नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुनना चाहिए। क्या गजब! सुबह सुबह जब आप कमेंट कर रहे थे ना ट्रोल की तरह नरेंद्र मोदी जी, कि भाई सत्र छोटा है, उत्साह में, उमंग के साथ वातावरण में बात हो, रोने गाने के लिए बहुत टाइम बचा है, ऐसे जब कटाक्ष कर रहे थे ना ट्रोलर की तरह, तो डर हो रहा था हमें कि पता नहीं आज नरेंद्र मोदी जी क्या भाषण देंगे। लेकिन जब भीतर आप गए तो इतना अच्छा भाषण दिया आपने। एक खूबसूरत बगीचा, एक देश, हर एक पत्ती पत्ती को याद किया आपने। जब चुनाव में भाषण देने जाएंगे तो ऐसा ही बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, या उन लोगों को रोकेंगे जो इस देश के साझेपन को बर्बाद करना चाहते हैं? एक बार विचार करिएगा। संविधान बदलने वालों पर कोई बयान आपका नहीं आया, कोई कार्रवाई भी नहीं होती उनके ऊपर। जैसे गांधी को गाली देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इस देश में संविधान को फाड़ने, जलाने और बदल देने की बात करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी, ये कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? आप क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? इस पर विचार करिएगा। आज आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, क्योंकि आज लगा कि प्रधानमंत्री का दिल कितना, मतलब दिल है प्रधानमंत्री के पास। कितना बड़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन दिल है। एक अच्छा भाषण आज नरेंद्र मोदी जी का था। मगर एक गुजारिश है, आप जब रैलियों में जाइए प्रचार करने, तो याद रखिएगा इन्हीं बातों को। आप गालियों को काउंट करवाते हैं, आप उपलब्धियों को भी काउंट करवाइए ना, उस उपलब्धियों में जिसमें शब्द शामिल है। एक खूबसूरत देश है, आप नहीं भी होंगे प्रधानमंत्री तब भी एक खूबसूरत देश होगा। लेकिन कुछ लोग इसकी खूबसूरती बिगाड़ना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। वो सारे के सारे आपका समर्थन करते हैं। एक बार रोकिए नरेंद्र मोदी जी उन्हें, ताकि इस देश का जो स्वर्णिम इतिहास जो आज आपने याद किया, अरे भाई इमारत पुरानी होगी नई बन जाएगी नरेंद्र मोदी जी। पुरानी संसद पड़ गई, देखिए नई इमारत बन गई। पुराना कोई खंडहर होगा, नया बन जाएगा। लेकिन संविधान नया बनाना, इस देश की जड़ में मट्ठा डालना नरेंद्र मोदी जी, और ये बात आप भी समझते हैं। इस देश का लोकतंत्र नया नहीं बन सकता। इस देश में मोहब्बत जो बनी हुई थी, सब मिलकर रहते थे, सबको सबका हक दे दीजिए। किसी का हक मार करके, किसी को दुनिया का दूसरा अमीर बना करके सारा सरकारी पूंजी बेच दीजिए, सारी नौकरी खत्म कर दीजिए। इससे देश महान नहीं बनता, और इसको इमारत बना करके नहीं आप भर पाएंगे। और किसी भी मुल्क की तरक्की उसकी खूबसूरत इमारतों से नहीं, उसके खूबसूरत लोगों से बनती है।
आज जो नरेंद्र मोदी जी दिखे थे, मुझे उनसे उम्मीद है कि वो रैलियों तक जाते-जाते बदल नहीं जाएंगे और इस मुल्क की खूबसूरती में काम करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।